अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार रात लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर जापान के यामानाशी प्रांत के उप राज्यपाल जुनिची इशिडोरा ने शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश, औद्योगिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर विस्तृत से जानकारी ली गई है, चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ राज्य है। उन्होंने राज्य में उपलब्ध बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुकूल नीतियों और निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने भी उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं में रुचि जताई। इधर योगी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ी पहल की है। अब किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बुधवार को लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय में कृषि विभाग की हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया। इस हेल्पलाइन के माध्यम से किसान डिजिटल कृषि सर्वेक्षण, सोलर पंप, कृषि यंत्रों पर अनुदान, बीज, उर्वरक, किसान रसायन और विभाग की अन्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल बलदेव सिंह औलख ने हेल्पलाइन की शुरुआत की। किसान सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक फोन नंबर 0522231703 पर संपर्क कर जानकारी ले सकेंगे। गुना में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर यूजीसी कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का काम कर रहा है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ऐसे कानूनों से सामाजिक भेदभाव प्रभावित होता है और देश में आपसी सौहार्द को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि समाज को बांटने वाला कानून लागू नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इधर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित वाटरशेड महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया और आपको बता दें इस अवसर पर मंत्री ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा है कि जल संकट से निपटने के लिए वाटरशेड प्रबंधन एक प्रभावी और स्थायी समाधान है। सरकार वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के समग्र विकास के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जल विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आज 2 दिवसीय एआई मंथन 2026 कार्यशाला का समापन हुआ। समापन अवसर पर राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की कुलपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि तेजी से बदलते समय में बदलावों को अपनाना जरूरी है और एआई आज की आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने बजट के सदुपयोग, समय के महत्व और एआई के सकारात्मक उपयोग पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा
है कि एआई के माध्यम से गरीब और संसाधनहीन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, कार्यशाला में विशेषज्ञों ने उच्च व तकनीकी शिक्षा, शोध, परीक्षा प्रणाली और रोजगार में एआई की संभावनाओं पर अपने अनुभव साझा किए। इधर इटावा में हुए भूमि विकास बैंक के चुनावों में सपा ने सैफई, भरथना और बढ़पुरा में अपना दबदबा कायम रखा है। यहां सपा समर्पित तीनों प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की। सैफई में सपा समर्थित देवेंद्र कुमार को 456 वोट मिले हैं। वहीं जहां बीजेपी को महज 5 वोट ही मिल सके, वहीं बढ़पुरा में सपा प्रत्याशी चिम्मन सिंह को 302 मिले और बीजेपी प्रत्याशी को सिर्फ 67 वोट मिले हैं। भरथना में सपा के गोविंद सिंह को 138, यहां पर भाजपा समर्थित महेंद्र सिंह को मात्र 19 मतों से हराकर गोविंद सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, जिसके कारण भूमि विकास बैंक चुनाव में सपा ने क्लीन स्वीप किया। इधर अलीगढ़ के नानऊ में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार ने समाजवादी पार्टी से जुड़े 3 नेताओं को रौंद दिया, जिससे तीनों बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही घटना के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूजीसी से जुड़े प्रस्तावों को लेकर विरोध तेज हो गया है। केजीएमयू परिसर के अंदर डॉक्टरों और रेजिडेंट्स ने एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां और बैनर तले काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए और यूजीसी के प्रस्तावों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि नियमों से चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्य स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी गई और प्रशासन से संवाद की मांग की गई है। फिलहाल प्रदर्शन से परिसर में हलचल बनी रही। इधर जंगल, पहाड़ों और नदियों के किनारे गूंजने वाली जनजातीय वाद्य यंत्रों की धुनें आधुनिक संगीत की चकाचौंध में खोती नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोक और जनजातीय संस्कृति संस्थान इन धुनों को फिर से जीवंत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने संस्थान और प्रदेश की जातियों के 200 से ज्यादा लुप्त प्राय वाद्य यंत्रों का संरक्षण कर रहा है। इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में संस्थान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनियां लगाकर न केवल वाद्य यंत्रों को सहेजा जा रहा है, बल्कि उन्हें बजाने वाले जनजातीय कलाकारों को भी मंच मिल रहा है। संरक्षित वाद्य यंत्रों में शामिल प्राचीन ढोलक, नगाड़ा, डब, डफली, डमरू और थाली की उत्तर प्रदेश के गोंड, धारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, चैरो के साथ साथ माहीगीर जैसी जनजातियों के लोक जीवन में संगीत की विशेष भूमिका रही है। इसके अलावा मजीरा, चिमटा, खड़ताल और घुंघरुओं की खनक के बीच और सारंगी की सुरमई धुनें इन समुदायों की पहचान रही है, जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।